वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लगातार लैंग्वेज टेस्ट, मेंटल एबिलिटी की जो कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद भी जो आपको एक रिवीजन एक्सरसाइज या आप कहेंगे टेस्ट पेपर के थ्रू हमने आपको जो है कराया है। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको एक मैथ की क्लास आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, जो कि आपका जो डिस्टेंस से और जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं मापन से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न का संकलन इसमें किया गया है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को आज सीखते हैं, समझते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी, पेन ये सब लेकर के बैठ जाइए ताकि आप जो है प्रश्न को देख करके उसका हल कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि ए ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 9 PM। वहाँ पे लिखा है PM, जो कि थोड़ा सा आई थिंक लाइट का इफेक्ट देख रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। ये जान लीजिए कि वहाँ 9 AM लिखा हुआ है कि एक ट्रेन जो है एक अपनी डेस्टिनेशन यानी अपनी लक्ष्य पर जो है 9 बजे पहुँचती है एंड कंप्लीट इट्स इन 6 hours 30 minutes, और इसे अपने डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो फिर कह रहा कि एट व्हाट टाइम द ट्रेन हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी। तो किस समय, है ना, कह रहा कि एक ट्रेन चाहे पता नहीं किस समय चली होगी और वो 9 बजे अपनी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा पूरी करके वो 9 बजे PM यानी संध्या शाम के टाइम को वो अपने गोल यानी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। उसके बाद करा कि एट व्हाट टाइम द ट्रेन हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी। किस समय जो है ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का हल आपको बताते हैं। चलिए प्रश्न को ही समझ लेते हैं। लिखा है कि एक ट्रेन जो है अपने लक्ष्य पर, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, यहाँ से यह अपने लक्ष्य पर पहुँचती है और जब लक्ष्य पर यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाती है तो उस समय 9 बज के, है ना, मतलब 9 PM हो रहा होता है उस जगह पर, 9 PM हो रहा होता। और यहाँ से यहाँ पर यानी पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुँचने के लिए ये इसका डेस्टिनेशन है। ट्रेन को 6 घंटे 6 hours और 30 मिनट का टाइम लगा है, ड्यूरेशन लगा है। तो अब ये कह रहा है कि तो बताइए कि ट्रेन कितने बजे चली है। तो सीधी सीधे बात आप क्या करेंगे, 9 o'clock में से 9 o'clock में से अगर हम 6:30 को लेस कर दें, सीधे सीधे 6:30 को लेस कर दें, तो आपको 6 घंटे 30 मिनट को लेस कर दें तो हमको वो समय पता चल जाएगा जब ये आपका क्या है, ये ट्रेन चली थी। याद रखिए कि अगर इस संख्या से ज़्यादा घटाते तब यहाँ से PM से हमको AM में कन्वर्ट करना होता, लेकिन जब इस संख्या से कम घटा रहे हैं तो यहाँ भी PM आएगा। गौर करिएगा इस चीज़ को। 9 बजा है शाम की, अगर 9 घंटे घटा देते तो 9 या 10 घंटे का घटाते तो वो AM में चला जाता। 9 से अधिक रहता तो वो जो टाइम होता वो आ जाता AM में। लेकिन अगर 9 या 9 के बराबर या 9 से कम, अगर हम उससे कम जो संख्या को अगर हम घटा रहे हैं तो हमारा वही PM है तो PM और AM है तो AM रहेगा। देखिए 0 - 0, अब यहाँ से 1 देगा तो 1 घंटा है और ये मिनट है, तो 1 घंटा जब इधर आता है तो 60 मिनट यानी यहाँ 6 हो जाएगा। 6 - 3 आपका 3 हुआ और यहाँ से आपका बचा आपका 8 यानी 8 - 6 यानी 2। तो 2:30 PM। देखिए एक स्टेप का सवाल है, हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदा कोई चीज़ है। ये कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि ए ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। एक ट्रेन अपने लक्ष्य पर, अपनी जो जहाँ उसका जाना है वो उस जगह पर जो है उस स्थान पर पहुंच जाती है 9 बजे PM, यानी वहाँ 9 PM लिखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 6 hours 30 minute जर्नी, अपनी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा को पूरा करके अपने डेस्टिनेशन पर
अपनी एग्जैक्ट प्लेस पर 9 बजे पहुंच जाती है। अब ये कह रहा है कि तो अगर 6 घंटे 30 मिनट का समय लिया तो वो जब यात्रा शुरू की, ट्रेन ने यात्रा जब शुरू किया, एट वॉट टाइम द ट्रेन हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी, तो वह क्या समय था जब ट्रेन ने अपनी यात्रा प्रारंभ किया। सभी बच्चे जुड़ गए हैं तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा बेटा, है, और शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए जोरदार, ताकि जो है एक उत्साहवर्धन हो और आगे बढ़ा सके आपकी क्लास को। तो देखिए बहुत सिस्टम से ही मैंने बताया कि एक ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर 9 बजे पहुंचती है शाम को और 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो उसमें से 6 घंटे 30 मिनट घटाएंगे तो 2:30 PM आएगा। हमने रीज़न भी बताया कि अगर 9 o'clock हो रहा है, अगर उसमें से 10 घंटे घटाते तो जा कर के जब जो दिया गया टाइम है उसमें से ज़्यादा समय घटाते हैं तो PM का AM हो जाता है। लेकिन अगर उतना या उससे कम समय घटा रहे हैं तो वो PM ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने घटाया, 0 आया, 0 - 3 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि ये घंटे में है, ये मिनट में है, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो ये 60, अब 0 यहाँ आ ही गया है तो 6 यहाँ होगा, 6 - 33 आया, 8 - 6 2 आया, यानी 2:30 PM, यानी 2:30। देखिए दो चीज़ दिया है ऑप्शन में, AM यानी सुबह का समय, तो 6 घंटे 30 मिनट पहले आएगा तो वो दोपहर का ही समय रहेगा जब वो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की तरफ वो चली होगी, ठीक है ना। तो क्लियरली इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आई थिंक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे आपको समझने में कि ट्रेन जो है 9 बजे पहुंच रही है, 6 घंटे 30 मिनट उसने यात्रा करके वो आई है, कै बजे चली, तो 2:30 PM। याद रखिए कि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो PM का PM रहने देंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या में उससे बड़ी संख्या घटाएंगे तो PM का AM हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा, ये हर जगह पर लागू होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। आपको आगे इन्हीं तरह के प्रश्नों को जब हम बताएंगे तो आपको ये डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसे आप नोट करिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको नोट करने में, नोट कर लीजिए इसको। तेज़ी से बेटा नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। इतना सरल प्रश्न आएगा ही आएगा, इसी तरह के प्रश्न आते ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन सरल समझ करके ये मत भूल कर दीजिएगा कि इन प्रश्नों को बार बार हल न करें। प्रश्नों को आपको बार बार हल करना है जब तक वो एकदम रट न जाए। प्रश्न की उत्तर, प्रश्न देखते ही अगर प्रश्न जो आपने लगाया है और वो प्रश्न अगर मान लीजिए, है ना, बाय द वे, है ना, बाई चांस अगर आ गया तो ये ना रहे कि आपको उसका ये उत्तर न याद हो। इस तरह के प्रश्नों का हमको रिवीजन करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह आपके अंदर है ये क्वालिटी तो तब नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो समस्याएं हैं अभी, ठीक है ना। प्रश्नों को इतनी बार हल करिए कि प्रश्न कहे कि भैया मैं यही हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल देखिए और तुरंत उत्तर टिक करिए, हल करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, ए ट्रेन लीव्स मुंबई, है ना, एट 5:40, 5:40 पर एक ट्रेन मुंबई छोड़ती है, यानी मुंबई से चलती है। इन इवनिंग मतलब PM, यानी 5:40 PM में एक ट्रेन मुंबई से चलती है एंड रीचेज न्यू दिल्ली, और नई दिल्ली पहुंच जाती है ना, एट 10:15 AM, है ना,
मॉर्निंग एट 10:15 मतलब 10:55 पे वो नई दिल्ली पहुंच जाती है। वो तो पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या बन रहा है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी इज, तो ट्रेन के द्वारा लिया गया, यात्रा के समय लिया गया कुल समय। देखिए इस तरह के प्रश्न में अगर 4 बजे ट्रेन कल शाम को चल रही है तो 12 बजे से पहले का समय निकाल लिया करिए, 5:40 से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय निकाल लीजिए, और अगले दिन सुबह 10:55 तक चलती, तो यानी 10 घंटे 55 मिनट ये रात 12 बजे के बाद खुद चल चुकी है। तो बस यही करना है कि 12 बजे में से जो प्रीवियस डे में जो जिस टाइम पे चली है वो समय घटा लेना है, फिर अगले समय को बिल्कुल उसमें ऐड कर देना है। वी कैन गेट आवर आंसर। नाउ यू कैन लुक एट द बोर्ड टू सी द आंसर, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये ट्रेन जो है मुंबई से दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली, दिल्ली है भैया, है दिल्ली है दिल वालों की। तो ये यहाँ पहुँचती है ट्रेन और यहाँ से 5:40 शाम का समय है, तो पीएम लिखते हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद शाम का समय, रात 12 बजे तक जो है पीएम चलता है। रात 12 बजे के बाद सुबह दोपहर 12 बजे से पहले तक का समय 11:59 तक का समय एएम होता है, यानी सुबह का समय। पूर्वाहन और अपराहन इस प्रकार से हम उसका नाम लेते हैं। नई दिल्ली ये पहुंचता है 10:55 है ना, एएम पर नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन। भैया इस चीज़ को याद रखिएगा, नोटिस करिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सल्यूशन चल रहा है, ये प्रश्न से अलग है, याद रखिए। ये हल है आपका हो रहा है, ये हल हो रहा है ना, ये हल है, इधर प्रश्न है। अब देखिए जरा, अब इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। अब चूंकि अब ये पूछ रहा है कि इतनी देरी में कितने आवर्स, है ना, कितने घंटे और कितने जो है मिनट, है ना, ये जो ट्रेन है कितना घंटा और कितने मिनट्स का टाइम इसने लिया है, बस यही पूछ रहा है आपसे, कितने घंटे और कितने मिनट का। देखिए भाई सिंपल लॉजिक है, हम एक ही स्टेप या 2 स्टेप में इसको बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, ये 5:40 शाम, यानी शाम के 6 बजे के लगभग में 6 से 12 तक 6 घंटे हो गए, और 10 घंटे 11 घंटे इधर, तो 11 6 18 घंटे के लगभग समय होगा जो भी है। देखिए यही है, तो देखिए जरा देख लेते हैं एक बार। 12 बजे में से यहाँ पे घटाएंगे 5:40 का समय, देखेंगे कितने घंटे हुए हैं। 0 - 0 0, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 6 माइनस क्या हो गया 2, 4 4 2 हो गया। अभी 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 11 में से 5 गया 6, 6 घंटे 20 मिनट का समय अभी लगा। जब ये 12 बजे 5:40 से 12 बजे शाम तक, 12 बजे रात तक, मान लीजिए 12 बजे, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ से यहाँ तक चलने में 12 बजे तक जो है पीएम में पहुँचने के लिए, ये जो है 12 बजे के बाद तुरंत एएम लग जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने 6 घंटे 20 मिनट का समय लगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में यहीं से 1 बजता है, 2 3 4 5 6 7, तो सीधे 10 बज करके आपको लगा 10:55 का समय लगा पहुँचने में, तो 6 घंटे 20 मिनट पहले लगा, और फिर उसके बाद 6 घंटे 20 मिनट को 10:55 यानी 10 घंटे 55 मिनट में जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए कितना आ रहा है। एक स्टेप तो ये करेंगे पहला, और उसके बाद जो आएगा वो दूसरा स्टेप, और ये फाइनल स्टेप होगा, है ना। 6 घंटे 20 मिनट पहले लगता है, और 10 घंटे 55 मिनट रात्रि के 12 बजे बाद लगता है। तो 5 यहाँ हो गया, 5 2 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा। 6 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 60 मिनट = 1 आवर, तो 1 इधर चला जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और ये डॉट यहाँ लगा देंगे, यहाँ 17। इसको हम लिख सकते हैं 17 आवर्स, मतलब 17 घंटे और 15 मिनट का समय आपको लगता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसको 17 घंटे और 15
मिनट का समय हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 17 घंटे 15 मिनट का समय लिख सकते हैं, जो कि हमारा विकल्प संख्या 3 है, विकल्प संख्या 3 है। तो कहने का अभिप्राय आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टर्म है, ध्यान से समझने की केवल एक स्टेप में थोड़ा सा ये है, हम इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर का, क्योंकि ये कहीं जगह उत्तर रहे तो ठीक है, कई जगह पर उत्तर रहेगा तो वो आपके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। टोटल इसने 17 घंटे 15 मिनट में नई दिल्ली से या मुंबई से नई दिल्ली की यात्रा कवर कर ली है, ठीक है। इसे नोट करिए आप। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तेजी से नोट करिए सभी लोग। इसके बाद अगला प्रश्न आपका हम पढ़ दे रहे हैं। ए फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 1200 men for 20 days. If 400 men joined the fort on the first day, how long would the food last at the same rate? कह रहा कि एक फोर्ट यानी एक किले में 1200 लोगों के लिए 20 दिन का भोजन है, खाद्य सामग्री है। तो कह रहा अगर मान लीजिए उस किले में 400 लोग और आ जाए, इफ़ 400 men joined the fort on the first day, अगर पहले दिन में 400 लोगों ने ज्वाइन किया तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, इसी रेट पर कितने दिन तक भोजन क्या होगा, समाप्त होगा। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए, इसके हल के बाद हम अगला आपसे यह हल बताते हैं। पहले इसको हल कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए फोर्ट मतलब होता है किला। एक किले में प्रोविजन है, क्या है, व्यवस्था है, 1200 लोगों को 20 दिन के खाने की व्यवस्था है। यानी 1200 लोग जो हैं 20 दिन के लिए उनके खाने की व्यवस्था है, 20 दिन तक वो जो है आराम से खाना वाना खा सकते हैं। अब चूंकि 400 लोग और उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो अब लोगों की संख्या हो गई 1200 और प्लस 400 लोग पहले ही दिन और ज्वाइन हो जाते हैं, तो यानी हो जाते हैं कुल लोग 1600 लोग। कुल कितने लोग हो जाते हैं, 1600 लोग हो जाते हैं। मतलब एक जो है फोर्ट है, एक किला है और उसमें 1200 लोगों को 20 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है और 400 लोग पहले ही दिन जो है फर्स्ट डे 400 men ज्वाइंड है ना द फोर्ट। तो कह रहा कि तो कितने दिन तक, अब भोजन कितने दिन तक, पहले 1200 लोग थे 20 दिन चला, अब 1600 लोग रहेंगे, कितने दिन चलेगा। तो सिंपल है कि 1200, चूँकि 1200 लोगों के लिए जो भोजन था 1200 यानी 1200 men कैन ईट फूड, है ना, टिल 20 डेज, है ना, 20 डेज। तो एक आदमी कितने दिन, 1200 आदमी के लिए 20 दिन, तो एक आदमी के लिए 1 man कैन ईट, एक आदमी कितने दिन तक खा सकता है, तो 20 गुणे 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। देन 20 गुणे 1200, अब अगर आ जाएगा 1600 मैन कैन ईट
फूड इक्वल 20 गुणे 1200 भागे 1600। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से काटिए 4 चौका 16 और 4 पचे 20, फिर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी बराबर आ जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 5 3 जा 15 डेज आपको वो भोजन, वो आपका 15 दिनों तक वो भोजन आपका चलेगा। क्लियर है ना? आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको ये लगेगा कि ये प्रश्न है और ये हमारा हल है। 1200 लोगों के लिए 20 दिन का भोजन है, और अगर अब 400 लोग और बढ़ जा रहे हैं तो लोगों की संख्या हो गई 1600, तो वो भोजन 20 दिन के बजाय कितने दिन चलेगा? तो सीधी सीधी बात क्या करिएगा, पहले जितने नंबर ऑफ मैन थे, जितने डे जो चलेगा भोजन, उससे गुणा करके और जो टोटल नंबर ऑफ मैन होंगे उससे भाग कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है कि आपको अगर हल ना करना हो तो सीधे आप समझिए कि 1200 लोगों के लिए 20 दिन के लिए भोजन था, किले में व्यवस्था थी। अब 400 लोग पहले दिन ही आकर के ज्वाइन कर लिए अलग से, तो हो गए 1600 लोग। अब कह रहा कि जब 1200 लोगों के लिए 20 दिन की व्यवस्था थी, तो वही सेम भोजन समान मात्रा में जो खाद्य पदार्थ है वो 1600 लोगों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? तो क्या करेंगे, सीधे जितना दिन है और जितने पहले उनकी लोगों की संख्या है उससे हम क्या करेंगे, गुणा करके, और जितने टोटल लोग हो रहे हैं उससे भाग कर देंगे, तो हमारा जो है ये नंबर आ जाएगा कि कितने लोग, है ना। पहले इस तरह से अगर हम एक फार्मूले को क्रिएट करें तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ डेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कभी भी इस तरह से, तो पहले लिखेंगे, है ना, बीच में आर ओ के लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों, थोड़ा सा बीच में साउंड पॉल्यूशन होने लगता, साउंड इधर उधर से क्रिएट हो जाता, तो चलिए ठीक है, डिस्ट्रैक्शन के लिए माफ़ी। देखिए ज़रा यहाँ पर है, तो ये आप सीधे करिए कि प्राइमरी नंबर ऑफ पीपुल, यानी पहले लोगों की, पहले प्राइमरी नंबर ऑफ पीपुल यानी जो पहले, यानी प्राथमिक लोगों की संख्या जो पहले लोग थे, है ना, और फिर उसके बाद इनटू नंबर ऑफ डेज, ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ पीपुल, ये भी हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपुल। बस सिंपल सा है कि जो लोग पहले थे उनकी संख्या, फिर उन दिनों की संख्या, फिर कुल कितने लोग फिर से टोटल हो गए, इन लोगों की संख्या में कितने लोग बढ़ोतरी हुई और टोटल कितने लोग हुए, उससे जब भी आप भाग देंगे आपको अब वो खाद्य सामग्री या वो वस्तु कितने दिनों तक चलेगी वो आपको पता चल जाएगा। सिंपल लॉजिक है। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि मान लीजिए कि 20 लोगों के लिए भोजन है ना, 20 लोगों के लिए भोजन, कोई भोजन मान लीजिए कुछ भी रखा हो, रोटी हो, चावल हो, दाल हो, या कुछ भी, एनीथिंग विच कैन बी ईटेबल, है ना, जो खाद्य पदार्थ हो, जो फीडिंग मटेरियल हो, अगर उसको रखा जा रहा है, तो अगर वो वस्तु 10 दिन के लिए, 20 लोगों के लिए एक कोई वस्तु है 10 दिन चल रही है, तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि यदि अब 5 लोग और जुड़ गए, 25 लोग हो गए, तो वो वस्तु जो 10 दिन चल रही है वो कितने दिन चलेगी। देखिए मैं एक थोड़ा दूसरा एग्जांपल भी लेकर के, कि मान लीजिए 20 लोगों के लिए कोई वस्तु 10 दिन तक के लिए चलती है, तो अगर अब 5 लोग और जुड़ गए, हो गए 25 लोग, तो वो वस्तु कितने दिन तक और चलेगी, नंबर ऑफ डेज बताइए, है ना, नंबर ऑफ डेज बताइए। तो सिंपल उसी फार्मूले में हम यहाँ पुट कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर दिख रहा होगा। सीधे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज। ये दूसरा प्रश्न है, ये हमारे जैसे हमने इमेजिनल क्वेश्चन बनाया है। तो अब टोटल पहले लोग थे 20 और दिन थे टोटल 10, अब टोटल हो गए 25 लोग। तो देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20।
4 टू जा 6 कितने, 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, सॉरी 4 टू जा 8 डेज। अब वो जो भोजन 10 दिन चल रहा था, 5 लोगों के बढ़ने से अब वह भोजन 8 दिन चलेगा। तो क्लियर है, बस सिंपल सा लॉजिक समझना है कि जब मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री है और ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए इतने लोग और जुड़ गए तो कितने दिन चलेगा। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, जितने लोग पहले थे उनकी संख्या और जितने दिन वो चल रहा था भोजन उनकी संख्या, फिर जितने लोग पहले थे और जितने लोग और आ गए उनको जोड़ करके कुल संख्या को अगर यहाँ पर लिख करके फार्मूले में फिट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, डैम श्योर यू विल गेट द आंसर इन वन वे, इन वन सेंटेंस, नो एनी इशू डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न हम आपको बहुत आसानी से बताते हैं, बहुत आसानी से बताते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन को हमने टिक नहीं किया है बेटा, 15 दिन है जो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं टिक किया डियर स्टूडेंट्स, और सभी लोगों का विकल्प आ भी रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे करके बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है ना, सभी प्यारे बच्चे जुड़ करके जो मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ईश्वर आपकी कामना को पूरा करे। पूरी जब हम किसी भी चीज़ के लिए अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी हमको उससे मिलाने के लिए क्या करती है, प्रयत्न करने लगती है। तो ये एक बहुत बहुमूल्य कथन है किसी बड़े दार्शनिक का। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नोट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अगला प्रश्न देख लो बेटे। यह प्रश्न आपके लिए सरल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और आता भी है, 100% ये आता है प्रश्न। हमने कई बार, हम आपको पेपर दिखा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार हर वर्ष में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इन प्रश्नों को सहज भी मत समझिएगा और कठिन भी नहीं समझिएगा, क्योंकि सरल ही है ऑब्वियसली। देखिए इसके बाद जो है हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और आपको लैंग्वेज टेस्ट कराएंगे इस मैथ के प्रश्न के बाद। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, लिखा है कि 20 किताबों को खरीदा गया फॉर ₹200। 20 बुक्स कास्ट ₹200। ये बच्चे कर चुके होंगे आई थिंक, हम बस बता रहे हैं कि 20 किताबों का मूल्य ₹200 है। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 45 बुक्स। तो 45 किताबों का दाम क्या होगा, है ना, 45 बुक्स कास्ट क्या होगा, ये आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, यहीं से हम हल करेंगे। तो पहले 20 किताबों का दाम 200, तो 1 बुक कास्ट, तो एक किताब का दाम बराबर, याद रखिए कि 20 किताबों का दाम जो है, एक किताब का निकालने के लिए उसी दाम में उतनी किताबों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो 200 और भागे तुम्हारा 20 हो गया भैया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दहा में 10, 2 दहा में 20, यानी 10 रुपीज।
ये है, यानी एक पुस्तक का दाम जो है आपका क्या है, 10 रुपये है। तो उसी प्रकार से इसलिए सो का सिंबल है, सो द कॉस्ट ऑफ सच, बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहे हैं, 45 बुक्स। ये मत नोट कर लेना, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है, ये मत नोट कर लेना। बस ये पूछ रहा है कि 45 किताबों का दाम कितना होगा। एक किताब का दाम, चाहे जितनी किताबों का दाम दिया हो, एक किताब का दाम निकालिए, फिर जितनी किताबों की संख्या का आपको दाम पूछ रहा है उतने से उसको गुणा कर दीजिए, तो बराबर आ जाएगा 45 और गुणे 10 भैया। सीधे सीधे जब 10 वाली संख्या 100 वाली संख्या से गुणा हो तो जो जीरो है भैया उसी को लिख लीजिए, 45 से कम 45 और एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, 450 रुपये इसका दाम हो जाएगा। इससे सरल प्रश्न आएगा नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्लियरली आपको दिख रहा है और बच्चे कर भी चुके हैं, इस चीज़ को हम देख रहे थे, कर चुके हैं। अब इसके बाद आई होप इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आप हल कर लेंगे। इस प्रश्न के बाद चलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट करवाएंगे, अंग्रेजी भाषा परीक्षण का टेस्ट करवाएंगे और अपने ले चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको फिर से। तो चलिए हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटे। अब ध्यान से समझिए, पैसेज नंबर 5 है और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है जिसको आपको सुन करके आपको बहुत ही आनंद भी आएगा और बहुत ही अच्छी कहानी है बेटे। एक बार क्या होता है कि वन डे अ वुल्फ फाउंड ए सीप स्किन। कह रहा कि वन डे यानी एक दिन, ए वुल्फ मतलब एक भेड़िया क्या पाता है, फाउंड मतलब पाता है, फाउंड मीन्स होता है पाता है, लिख लीजिए। ए सीप स्किन यानी एक भेड़ की त्वचा पाता है, भेड़ की ऊपरी खाल पा जाता है। सीप स्किन का मतलब हो जाएगा भेड़ की खाल। यहाँ पे इसकी मीनिंग हम लिखवा दे रहे हैं, भेड़ भेड़ ये भैया भेड़ की जगह भेड़ बन मत जाए, भेड़ की खाल। एक दिन वो क्या करता है, वो भेड़ की खाल पाता है। उसके बाद क्या हुआ भाई, आगे की बात। एक दिन भेड़िया जो है एक भेड़ की खाल पाता है, तो वो खाल पाता है तो आगे ही कवर्ड हिमसेल्फ विद सिप स्किन, वह स्वयं को, है ना, ही कवर्ड, कवर्ड मतलब होता है ढक लिया, ढक लिया, उसने स्वयं को ढक लिया। किससे ढक लिया, ही कवर्ड हिमसेल्फ, ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को ढक लिया, है ना, हिमसेल्फ विद द सीप स्किन, है ना। सीप स्किन का मतलब होता है भेड़ की खाल से। कह रहा ही कवर्ड हिमसेल्फ विद
द सीप स्किन, मतलब उसने अपने आप को उस खाल से, भेड़ की खाल से ढक लिया। एंड गो इनटू द फ्लाक ऑफ शिप, फ्लाक मतलब होता है झुंड भैया, है ये एक जो है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल भी है, ये है झुंड, है ना। तो कह रहा है कि और एंड वेंट इनटू द फ्लाक ऑफ शिप, और भेड़ों की झुंड में चला गया, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मैदान में घास चर रही थी, है ना। एक भेड़िया था और एक दिन उसने जो है भेड़ की खाल पाई, उस खाल को उसने अपने आप को ढक लिया, यानी अपने आप को उससे कवर कर लिया या पहन लिया, सीधे कहिए कि उसने भेड़ की खाल पहन ली। और क्या हुआ, और मैदान में घास चरती हुई भेड़ों के समूह में पहुंच गया। फील्ड मतलब होता है मैदान। ही थॉट, उसने सोचा। ही थॉट मतलब होता है सोचा भैया, देख लीजिए, सोचा। ही थॉट यानी उसने सोचा, क्या सोचा, ध्यान से सुनिएगा। द सेफर्ड, यानी सेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया, याद रखिए, गड़रिया, गड़रिया है ना। गड़रिया क्या है, गड़रिया क्या करेगा, विल सट, है ना, विल सट द शिप इनटू इन द पेन, है आफ्टर सनसेट, कह रहा है। देखिए पेन है ना, या फोल्ड भी हम कह सकते हैं। कह रहा पेन का मतलब यहाँ पर कलम से नहीं है, ये इसका मतलब है फोल्ड, यानी भाड़े से, बाड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, बाड़ा, यानी या भेड़ सला जिसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बाड़ा या भेड़ सला। भेड़ें जहाँ रहती हैं उसको हम पेन भी कह सकते हैं, और पेन का मतलब एक कमरे से अभिप्राय है, या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भेड़ें रहती हैं। तो कह रहा कि उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा कि क्या करेगा, द सफर्ड विल सट द शिप, करा कि जो गड़रिया है भेड़ों को बंद करेगा, इन द, है ना, इन द पेन, यानी भेड़ सलामी या भेड़ सालामी, है ना, या एक भेड़ों के बाड़े में। फिर कह रहा कि एट नाइट आई विल रन अवे विद ए फैट शिप एंड ईट इट, कह रहा और रात में, देखो कितनी चालाकी से कर रहा है कि एंड रात में, एंड नाइट आई विल रन अवे, मैं भाग जाऊंगा, विद ए फैट शिप, एक मोटी भेड़ के साथ, एंड ईट इट, और इसे खा लूंगा। उसके बाद कह रहा ऑल वेंट वेल टिल द शेफर्ड सट द शीप इनटू ए पेन एंड लेफ्ट, कह रहा है कि ऑल वेंट वेल, सब कुछ अच्छा रहा, टिल मतलब होता है तक, द शेफर्ड सट द शिप इन द पेन, कह रहा तब जब तक गडरिये ने भेड़ों को उनकी भेड़शाला यानी उनके जो कमरे में जिसमें भेड़ें रहती हैं उनमें रखने गया, और तब तक तो सब कुछ सही चला, और एंड लेफ्ट, और चला गया, करा कि तब तक सब कुछ सही था जब उसने भेड़ों को उनके बाड़े में छोड़ा और वो चला गया। द उल्फ वेटेड पेशेंसली, है ना, पेशेंसली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, पेशेंसली का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना भाई, इसकी मीनिंग लिख लो, इसका मतलब होता है धैर्यपूर्वक। धैर्यपूर्वक कह रहा है कि भेड़, वुल्फ यानी भेड़िए ने क्या किया, वेट पेशेंसली यानी धैर्य पूर्वक जो है रात का इंतजार किया, फॉर द नाइट यानी रात के लिए नहीं इंतजार किया। और उसके बाद क्या है, टू एडवांस एंड ग्रो डार्कर, करा कि पहले से ही जो है उसने रात का जो है एडवांस में ही इंतजार किया, और क्या है, एंड ग्रो डार्कर, और अंधेरा हो गया। बट देन अनएक्सपेक्टेड, है ना, थिंग्स हैपेंड, कह रहा लेकिन तभी, अनएक्सपेक्टेड यानी अनचाही, है ना, जिसको अनएक्सपेक्ट, जिसका विचार न किया गया हो, अनएक्सपेक्टेड, अ, है ना, अ, या
जिसकी उम्मीद ना की गई हो, इसको अनएक्सपेक्टेड का लिखिए, जिसकी उम्मीद ना की गई हो। जिसकी उम्मीद न की गई हो, ऐसी अनएक्सपेक्टेड, है ना, अवांछनीय, जिसको हम कह सकते हैं अवांछनीय घटना हो, घट गई, अवांछनीय, है ना, करा कि ऐसी बट एन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंड, लेकिन एक अवांछनीय घटना घट गई। कह रहा वन ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, ऑफ द शेफर्ड इंटर्ड द पेन, कह रहा है कि बाड़े में, कह रहा कि वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ द शेफर्ड, कह रहा कि गडरिये के एक नौकर ने उस बाड़े में इंटर्ड यानी प्रवेश किया, द पेन, हिज मास्टर हैड सेंट हिम टू ब्रिंग ए फैट शिप फॉर द सपर, सपर मतलब डिनर होता है भैया, रात्रि का भोजन, इसको लिख लीजिए, रात का भोजन, रात का भोजन होता है। कह रहा है कि उसके मालिक ने क्या किया था, सेंट हिम उसे भेजा था, फॉर सपर यानी रात्रि के भोजन के लिए, है। कह रहा कि हिज मास्टर उसके मालिक ने, हैड सेंट उसे भेजा था, हिम मतलब उसे, टू ब्रिंग ए फैट सीप एक मोटी भेड़ लाने के लिए, फॉर सपर रात्रि के भोजन के लिए, है ना। अब क्या हुआ, एज लक वुड हैव इट, कह रहा कि भाग्य से उसने उसे लिया भी, द सर्वेंट, कह रहा कि भाग्यवश क्या किया, सर्वेंट नौकर ने, पिक्ड अप द वुल्फ उस भेड़िए को उठा लिया, ड्रेस्ड इन द शिप स्किन जो किसका खोल पहने हुए था, किसका खोल पहना हुआ था, जिसने भेड़ का खोल पहना हुआ था। कह रहा सर्वेंट, भाग्यवश सर्वेंट ने, है ना, क्या किया, नौकर ने भेड़ की खोल पहने हुए उस भेड़िए को उठा लिया, है ना, पिक्ड अप मतलब होता है उठा लिया, है ना, पिक्ड अप मतलब होता है उठा लिया, ये ठा है ना, डा, ढा की तरह बन गया है, उठा लिया, ठीक है, उठा लिया है। अब इसके बाद, दैट नाइट द शेफर्ड एंड हिज गेस्ट हैड वुल्फ फॉर द सफर, कह रहा है कि दैट नाइट उस रात्रि, शेफर्ड एंड हिज गेस्ट, शेफर्ड मतलब गड़रिए और उसके मेहमानों के पास क्या था, अ वुल्फ फॉर सपर रात्रि के भोजन में भेड़िया था, है ना। ये गए थे खाने और खुद हो गए मेहमान भोजन वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब ज़रा थोड़ा सा इसको जूम फिल्ड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजुअलाइज हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 96 का पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। कह रहा है कि वाई डिड द वुल्फ कवर हिमसेल्फ विद द शिप स्किन, है ना, इनटू द फ्लॉक ऑफ शिप, कह रहा भेड़ों के झुंड में, कह रहा भेड़िए ने क्यों अपने आप को भेड़ की खोल से ढक लिया, कारण क्या था भाई, देखो, क्योंकि ही वॉन्टेड टू लुक लाइक ए ब्यूटीफुल शिप, वह एक सुंदर भेड़ की तरह दिखना चाहता था, ही वॉन्टेड टू ईट शिप, वह भेड़ खाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू इंटर इनटू द पेन, वह बाड़े में घुसना चाहता था, ही वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड विद द शिप, वह भेड़ों को दोस्त बनाना चाहता था। तो देखिए, भेड़ खाना चाहता था तो मूल उद्देश्य तो था ही उसका, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, ही वॉन्टेड टू ईट शिप, वो भेड़ खाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू इंटर इनटू पेन, वह बाड़े में घुसना चाहता था। तो सबसे पहले उद्देश्य खाने का नहीं दिया गया है, सबसे पहले वो उसमें बाड़े में प्रवेश का उद्देश्य दिया गया है। तो मेनली आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स विल बी राइट। एंड वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। कह रहा कि हाउ डिड, है ना, हाउ डिड द वुल्फ
मीट हिज एंड। कह रहा कि भेड़िया कैसे अपनी आखिरी समय से मिला, है ना। ऑल द शिप अटैक द वुल्फ एंड किल्ड हिम। सभी भेड़ें उस पर आक्रमण कर दी और उसको मार डाली। द शेफर्ड रिकॉग्नाइज द वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग एंड किल्ड हिम। भेड़िए ने उसे भेड़ की खाल में पहचान लिया और मार डाला। ये गलत बात है, ये नहीं हुआ था। तो अब इसके बाद कह रहा है द शेफर्ड सर्वेंट पिक्ड अप द वुल्फ ड्रेस्ड इन द। तो यही तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है कि जो गड़ियरिये का जो नौकर है उसने उसमें से उस भेड़ को चुना जिसने, है ना, उस वुल्फ को भेड़िए वाले भेड़ को चुन लिया जिसने क्या की थी, भेड़ की चमड़ी को यानी भेड़ की खाल को पहने हुए था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 97। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पैसेज। अनुच्छेद का क्या मतलब, अनुच्छेद से नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। एन एविल डिजाइन हैज एन एविल, पेन इज इन माइटियर देन स्वार्ड। करा माइट इज राइट, डाई इन हार्नेस, है ना, माइट इज राइट। करा कि माइट इज राइट, डाई इन हार्नेस। तो माइट इज राइट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा। माइट इज राइट का मतलब हो जाएगा जैसे को तैसा। वो खाने गया था भेड़ों को और भेड़ के मालिक ने उसे ही खा लिया। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये इस कहानी का सबसे प्रमुख जो है बिंदु है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो है प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। लिखा है कि वाई, है ना, वाई डिड द सर्वेंट पिक द वुल्फ, है ना, फॉर सपर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। करा कि भेड़ को क्यों जो है जो नौकर जो है क्यों भेड़ को ले गया, क्या करने के लिए, फॉर सपर, रात्रि के भोजन के लिए। देखो, जब नॉनवेज बनता है तो ऑब्वियसली अगर हमारे आपकी किसी के घर पे भी बनता है तो एक सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट या कॉमन बात होती है कि अगर या तो परिवार के सभी लोग इकट्ठा हुए हों इस तब बनता है, या कभी किसी का भाई उस तरह का मन हो गया हो तो अपना बना के खाएगा, नहीं तो कोई विशेष गेस्ट के आने पर लोग इस तरह की प्रक्रिया को करते हैं। कर बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव टेस्टी मीट, है ना, ऑफ वुल्फ, क्योंकि वह चाहता था क्या, टेस्टी मीट ऑफ वुल्फ, यानी भेड़िए का स्वादिष्ट मांस खाना चाहता था। बिकॉज द वुल्फ वॉज शिप क्लोथिंग, बिकॉज द, कह रहा है कि क्योंकि भेड़िए ने क्या किया हुआ था, भेड़ की खाल पहने हुए थे। कह रहा बिकॉज द सर्वेंट थॉट द वुल्फ टू बी फैट, ए फैट शिप। कह रहा है क्योंकि भेड़िए ने सोचा कि क्या है, वुल्फ टू बी ए फैट शिप, क्योंकि भेड़िया जो है टू बी ए फैट शिप, एक मोटी भेड़ है। क्योंकि भेड़िए ने सोचा, सॉरी, सर्वेंट थॉट, क्योंकि नौकर ने सोचा कि उल्फ टू बी ए फैट कैट शिप। कह रहा कि ये जो भेड़िया है वह एक मोटी भेड़ है, ऐसा उसने सोचा। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ये चीज़ ये भी सही है और दूसरा तीसरा भी विकल्प सही है ना, दोनों ही लगभग सही है। क्योंकि उसे जो है बिकॉज द वुल्फ वॉज इन द शिप्स क्लोथ, क्योंकि भेड़िया भेड़ की कपड़े में था, भेड़ की खाल में था। और दूसरी चीज़ है कि नौकर ने सोचा कि यह भेड़िया ही जो कि चूँकि एक मोटी भीड़ का जो है खोल पहना हुआ था, तो इसके लिए उसने सोचा कि तो ओनली वन, तो पहला नहीं सही, केवल दूसरा ही सही नहीं है, केवल तीसरा ही नहीं सही है। वन एंड टू, पहला वांटेड टू हैव टेस्टी मीट ऑफ वुल, पहला और तीसरा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये विकल्प जो कि पहला और तीसरा आ रहा है, तो पहला और तीसरा भाई पहला नहीं सही है, सीधी बात, पहला नहीं सही है। पहला यहाँ भी नहीं सही रहेगा और पहला तीसरा जब आ गया तो वो भी नहीं सही रहेगा। तो दूसरे और तीसरे में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है,
बिकॉज द वुल्फ वॉज इन द शिप क्लोथिंग, बिकॉज द सर्वेंट थॉट, है ना, द वुल्फ टू बी अ फैट शिप। कह रहा कि भेड़िया ही मोटी भीड़ होगी, ऐसा किसने सोचा? नौकर ने सोचा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और 2 क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए, उसने सोचा, क्योंकि उसने सोचा ये कि ये एक मोटी भीड़ है, इसलिए जो वो नहीं जान पाया कि, और दूसरी चीज़ है कि ये भी सही है कथन दूसरा वाला भी, कि वह क्या किए हुए था, भेड़ की खोल पहने हुए था। तो चूंकि सबसे अप्रोप्रिएट की बात कौन कर रहा है? ये बिकॉज द सर्वेंट थॉट, क्योंकि नौकर ने सोचा कि वुल्फ टू बी ए फैट शिप, क्योंकि ये मोटी भीड़ खोजने गया था ना नौकर। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद जो है आखिरी प्रश्न आज के कक्षा का, देखिए क्या है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड शट, है ना, बंद करने का जो है यूज्ड इन पैसेज, है ना। शट का जो है क्या जो है इसमें यूज हुआ है इस पैसेज में, इस गद्यांश में? किल यूज हुआ है, क्लोज हुआ है, इम्प्रिजन हुआ है, या फ्री हुआ है? एंटोनिम यानी विलोम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्री बेटा, यहाँ पर फ्री हो जाएगा, है ना। फ्री, फ्री हो जाएगा, फ्री विल बी द आंसर, है ना। सेट का सट मतलब होता है बंद होना, और उसके बाद जो है फ्री मतलब होता है खोलना। फ्री मतलब क्या होता है? खोलना। तो यही आपका विकल्प हो जाएगा, है ना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा कमेंट लगा तो उसको पिन हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, इसकी आशा करते हुए अगली क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, जय हिंद।